हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 ऑफ 77 रूल ग्रामर सीरीज। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज टेक अ मोमेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड द फर्स्ट रूल ऑफ द क्लास इज, अगर आपने क्लास 1, 2 और 3 के रूल्स नहीं देखे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप क्लास 1, 2 और 3 से गो थ्रू कर लो एंड देन यू कैन मूव टू दिस वीडियो। फर्स्ट रूल कह रहा है आर्टिकल द। आर्टिकल द is used only once when the two nouns refer to the same person or thing। तो ये कह रहा है कि द आर्टिकल जो है सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है जब दो नाउन्स एक पर्सन या एक ही चीज की बात कर रहे हो। इफ द टू नाउन्स रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन। अगर दो नाउन्स रेफर कर रहे हैं दो डिफरेंट पर्सन्स को या दो डिफरेंट चीजों को, तो आर्टिकल द का यूज हर एक नाउन या हर एक पर्सन या थिंग से पहले आप लगाओगे। लेकिन अगर वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सेम पर्सन और सेम थिंग को रेफर कर रहे हैं, तो आप एक आर्टिकल का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट। अब आप यहाँ नोटिस करो कि सेक्रेटरी से पहले भी द लिखा गया है और प्रेसिडेंट से पहले भी द लिखा गया है, क्योंकि सेक्रेटरी एक डिफरेंट पर्सन है और प्रेसिडेंट डिफरेंट पर्सन है। अगर हम एक ही पर्सन की बात करेंगे तो हम एक आर्टिकल यूज करेंगे। अगर हम दो डिफरेंट पर्सन्स की बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम दो आर्टिकल्स का यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। एक बात और याद रखना कि जब आप दो आर्टिकल्स का यूज करते हो तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज करते हो। एक आर्टिकल का यूज करोगे वर्ब सिंगुलर होगी, दो आर्टिकल्स का यूज करोगे दो पर्सन्स की बात कर रहे हो, दो थिंग्स की बात कर रहे हो, वर्ब आपकी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट। देखो, हमने यहाँ पर हैज यूज नहीं किया। मैंने आपको बताया कि जब दो आर्टिकल्स यूज करोगे आप, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल, हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर? प्लूरल, राइट? द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट हैव बीन गिवन वार्म वेलकम। सो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। आई गेस ये रूल समझ आ गया होगा। अगर आप एक आर्टिकल यूज करोगे यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। अगर आप दो आर्टिकल्स यूज कर रहे हो, दो डिफरेंट पर्सन्स की बात कर रहे हो, आप वर्ब भी प्लूरल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हुई है। ठीक है, आई गेस ये रूल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। रूल नंबर 2 कहता है इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया। अगर दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स एक ही आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। आपको याद होगा एक रूल पढ़ा था हमने, इफ टू सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय एंड। अगर आप एंड से जॉइन करते हो तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हो। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स को लिख रहे हो और वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें तो आप वर्ब सिंगुलर यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, देखो, ब्रेड एंड बटर डैश गुड फॉर ब्रेकफास्ट। सपोज आपको सेंटेंस दिया है ब्रेड एंड बटर डैश गुड फॉर ब्रेकफास्ट और ब्रैकेट में दे दे इज और आर। ऑप्शन में दे दे आपको इज, आर, या एक ऑप्शन आपको दे देगा बोथ ए एंड बी, और एक ऑप्शन आपको दे दे नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा अगर दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स, ब्रेड डिफरेंट है बटर डिफरेंट है, आइडिया सेम है, दैट इज इट्स फॉर ब्रेकफास्ट। आइडिया सेम है, ब्रेड और बटर दोनों आप खाते हो एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्रेकफास्ट, तो वर्ब आप सिंगुलर यूज करोगे। तो ब्रेड एंड बटर डैश गुड फॉर ब्रेकफास्ट, दैट इज। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइस एंड करी। राइस एंड करी इज योर मील, अ कंप्लीट मील, डैश माई फेवरेट डिश। सेम ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हमने कहा दो सिंगुलर नाउन्स एक ही आइडिया एक्सप्रेस करे, वर्ब यूज्ड सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब अगर आप यूज करते हो तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। क्लियर?
कहीं पे भी डाउट आए यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो आई गेस ये रूल क्लियर हो गया होगा। इसके साथ अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है अगर दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट किया गया है बाय एंड दे मस्ट बी इन सेम डिग्री। अगर आप दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट कर रहे हो यूजिंग एंड, तो आप डिग्री सेम रखोगे एडजेक्टिव की। आई गेस डिग्री पता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री चल रही है थ्रू आउट, कंपैरेटिव रहेगी एंड से पहले भी एंड के बाद भी। अगर सुपरलेटिव यूज कर रहे हो तो सुपरलेटिव यूज करो एंड से पहले भी और एंड के बाद में भी। ठीक है, जैसे मैंने कहा शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। यहां ध्यान दो, मोस्ट एक्टिव कौन सी डिग्री थी तुम्हारी? सुपरलेटिव। और मोस्ट इंटेलिजेंट तो क्या थी? सुपरलेटिव डिग्री। तो जब आप डिग्री यूज करोगे एंड से सेपरेट करते हो दो पार्ट्स को, तो सेम डिग्री का यूज करोगे एडजेक्टिव की। ऐसा नहीं है कि यहाँ कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। बहुत बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री होगी एक सुपरलेटिव होगी, तो आपको पहचान लेना है उस एरर को कि आप एक ही डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, सेम शी इज बोथ क्लेवरर। नाउ व्हाट इज क्लेवरर? क्लेवरर हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। एंड मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट भी हो गई, ठीक बात है, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव होती तो मोस्ट इंटेलिजेंट होता देन हर यंगर सिस्टर। अब ये कंपैरिजन कर रहा है दो पर्सन्स का, दो सिस्टर्स का, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेगा एंड थ्रू आउट आप कंपैरेटिव ही यूज करोगे। यू वॉन्ट चेंज दिस इनटू सुपरलेटिव एंड दिस इनटू कंपैरेटिव, या दिस इनटू सुपर कंपैरेटिव एंड दिस इनटू सुपरलेटिव। ठीक है, इस रूल को याद रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इससे। रूल नंबर 4, अच्छा रूल नंबर 4 भी बहुत बार पूछा जाता है। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। कंजक्शंस का रूल है, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, और लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ आप नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करेंगे। नो, नॉट, नेवर, नीदर, नन, ये सब यूज नहीं करोगे जहां पर भी तुम लेस्ट की बात करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब लेस्ट कंडीशन है, जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। भाई तुम ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे। तो लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड। बस ये याद रखो, अगर लेस्ट के साथ आपको कोई और मोडाल वर्ब दे दी जाए तो आप लेस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे, किसी और का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेस्ट के साथ कोई नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं करना, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होगा, दैट इज कंपल्शन। सो आई गेस 4 रूल्स सबको समझ आ गए होंगे। चलें आगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कह रहे हैं कंजक्शन सो एज और एज पेयर की कंजक्शंस है। सो एज पेयर है, एज भी पेयर है। यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स एंड थिंग्स। ठीक, कंपैरिजन के लिए यूज करते हो। सो एज को यूज करते हो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, एज को यूज करते हो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। देखो याद रख लो, सो एज को यूज करोगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और एज को यूज करोगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट सो गुड एज यू। अब मैंने कहा कि वो तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, तो मैंने क्या यूज किया? सो और एज का। मैंने बताया तुम्हें सो और एज यूज करते हो तुम नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, बट एज आप यूज करते हैं अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी। जैसे मोस्टली आपको इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव में मिलेगा, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज गुड एज यू, मतलब वो तुम्हारे ही जितना अच्छा है, या फिर तुम कहोगे वो तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, ही इज नॉट एज गुड एज यू। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे कि सो एज और एज कंपैरिजन की कंजक्शंस हैं, और सो एज को हमेशा नेगेटिव में यूज करेंगे, वेयर इज एज पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी दोनों में यूज हो सकता है। चले अगले रूल पे। रूल नंबर 6 कहता है जब सब्जेक्ट्स सेंटेंस के ज्वाइन होते हैं ईदर और से या नीदर नॉर से, द वर्ब विल अग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द नाउन नियरेस्ट टू इट।
तो जब आप सेंटेंस के अंदर ईदर और या नीदर और को यूज करोगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, नियरेस्ट नाउन के। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये बताओ ईदर और का मतलब क्या होता है। ईदर और का मतलब है जब आपको दो चीजें दी गई है, सपोज मैं आपके सामने दो पेन्स रख दूं और मैं कहूं कि आप इनमें से कोई एक चूज कर लो, सो दैट इज ईदर और, ठीक है, ईदर दिस और दैट। ईदर और का मतलब है या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक। नीदर नॉर का मतलब क्या है, नीदर के एन से ही याद रख लो कि ये नेगेटिव है, नीदर का मतलब है नो, एन का मतलब याद रख लो नो। तो नीदर नोर का मतलब क्या है, अगर मैं तुम्हारे सामने दो पेन रखूं और तुम कहो कि मुझे ये भी नहीं पसंद और ये भी नहीं पसंद, दैट इज नीदर नॉर, नीदर दिस नॉर दैट, ठीक है। तो नीदर नॉर हो गया फॉर नेगेटिव, दोनों में से एक भी नहीं, और ईदर और हो गया दोनों में से एक। अब देखो जब सब्जेक्ट्स को आप इनसे ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये भी पेयर की कंजक्शंस है हमारी, ईदर और नीदर नॉर, और जब आप इनको यूज करते हो सेंटेंस में तो आप वर्ब कैसे देखोगे। देखो ईदर राधा और रानी डैश, अब यहाँ पे तुमको अगर दिया गया है हैव और कहे एरर निकालो, ठीक है, ईदर राधा और रानी, तो पास वाला जरा देखो क्या दे रखा है नाउन तुम्हें, इस ब्लैंक के पास, इस वर्ब के पास क्या दे रखा है तुम्हें पास वाला नाउन, रानी। तो रानी क्या है, सिंगुलर, तो रानी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और वर्ब आपका हैव की जगह क्या आएगा, हैज। ईदर राधा और रानी हैज डन दिस मिसचीफ। एक और चीज ध्यान रखो, मैंने आपको पढ़ाई थी कि मिसचीफ वर्ड सिंगुलर वर्ड है। ध्यान से सेंटेंस देखो, ईदर राधा और रानी, ईदर और से ज्वाइन कर रहे हो, पास वाली वर्ब, पास वाले नाउन को देखोगे रानी, वर्ब यूज्ड सिंगुलर, आगे देखो वर्ड भी सिंगुलर यूज किया आगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नीदर मोहिनी नॉर रानी डैश ब्यूटीफुल। अब इसमें भी अगर आप डैश के पास वाला नाउन देखो क्या है, रानी, एंड रानी इज व्हाट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर है रानी, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज करोगे, दैट इज, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है अपनी एरर जो है डिटेक्ट करनी है, समझ आ गई होगी। अब अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल कहता है कि जब आप कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेटिंग टाइम, मनी एंड मेजरमेंट, जब आप प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मनी या एक निर्धारित मेजरमेंट की बात करते हो तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 25 रुपीज आर नॉट सच अ बिग अमाउंट, मैंने कहा अगर आप प्रॉपर अमाउंट की बात करते हो, एक निर्धारित अमाउंट की बात करते हो, निर्धारित टाइम की बात करते हो, एक फिक्स्ड जो मेजरमेंट की बात करते हो, सिंगुलर वर्ब यूज करते हो, तो आर तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए क्या लिखा है, इज 25 रुपीज इज नॉट सच अ बिग अमाउंट फॉर हिम। 2 miles इज टू मच फॉर दिस मैन टू रन। अब देखो 2 माइल्स एक पूरा डिस्टेंस बता दिया, एक निर्धारित तुमको डिस्टेंस दिया, एक निर्धारित तुमको मेजर करके बता दिया कि 2 माइल का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। तो इसके साथ भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, तो 2 माइल्स आर तुम्हें लिखा मिलता है, एरर डिटेक्ट करोगे तो क्या यूज करोगे, इज। 2 माइल्स इज टू मच फॉर दिस मैन टू रन। आई गेस यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर कहीं पे भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 कहता है इफ काउंटेबल नाउन इज यूज्ड, इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप काउंटेबल नाउन का यूज करते हो आफ्टर सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तो वर्ब यूज्ड इज प्लूरल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हो तो वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर, अगर काउंटेबल नाउन यूज करते हो तो वर्ब यूज्ड इज प्लूरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ऑल मेन डैश मॉर्टल, या ऑल मेन इज मॉर्टल मिला है आपको, ठीक है, तो मेन क्या है आपके, मेन आप काउंट कर सकते हो, 1 मैन, 2 मैन, 3, 4, यू कैन काउंट, तो काउंटेबल नाउन है तो वर्ब यूज क्या होगी, प्लूरल, ऑल मेन आर मॉर्टल। लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स भी तुम गिन सकते हो, दे आर काउंटेबल, तो काउंटेबल है तो वर्ब यूज क्या है, प्लूरल, वर देयर। सम मनी, अब मनी जो है, सम मनी इज नीडेड, अब कुछ पैसा चाहिए,
लेकिन नहीं बताया गया है कितना पैसा चाहिए। तुम कहोगे मनी तो गिन सकते हो, मनी गिन सकते हो, लेकिन सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा है, सम मनी इज नीडेड, बताया नहीं है कितना पैसा चाहिए, ठीक है, तो वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, अब लॉट्स ऑफ मिल्क में नहीं बताया कितना मिल्क है, आप नहीं गिन सकते उसको, तो दैट इज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, इज अवेलेबल। आई गेस दिस रूल इज क्लियर टू यू। इन केस कहीं पे डाउट आए प्लीज कमेंट में पूछो बच्चों। रूल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इजी रूल है। टाइटल्स जो है तुम्हारी बुक्स के, मूवीज के, नॉवेल्स के, सिंगुलर ट्रीट करते हो और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। द दिल बेचारा इज अ मूवी स्टारिंग सुशांत सिंह। सो जब आप टाइटल्स लिखो बुक्स के, मूवीज के या नॉवेल्स के, यू यूज सिंगुलर वर्ब विद दिस, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी नॉवेल का नाम लिख दें, 2 Point Someone is a great novel, you can use, आपको कोई भी नॉवल, मूवी या टाइटल मिल जाए बुक का, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ फेमस वर्क, प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल का नाम है, ठीक है, क्योंकि नॉवल का नाम है एक बुक का, नॉवल का नाम है, बुक मूवी भी बनी है उससे, तो टाइटल हो गया मूवी का, तो सिंगुलर वर्ब यूज करी हमने। नेक्स्ट रूल, ओके, दिस इज रिपीटेड, ये हमने कर लिया है कि अगर ईदर और नीदर नॉर से ज्वाइन करते हो तो वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज नियर। देख लो एक बार, ईदर रमेश और आई आर टू डू दिस वर्क, देखो ईदर रमेश और आई आर टू डू, अब पास में देखो जरा, इसके क्या है, आई, आई के साथ आप आर तो यूज नहीं कर सकते प्लूरल में, आई एम टू डू दिस वर्क, राइट। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज रीडिंग, फ्रेंड्स प्लूरल है, फ्रेंड्स के साथ क्या यूज करेंगे, आर रीडिंग। वर्ब से पहले वाला जो भी आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसको आप देखेंगे, वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। रूल नंबर 11, ओके, rule number 11 is again repeated, sorry for this. Okay, next we have rule number 12. If two singular subjects combined by and are preceded by each or every, verb should be singular. अगर आप दो singular subjects को and के द्वारा जोड़ते हो, and each और every उनसे पहले अगर use हुआ है तो verb आपकी singular आएगी। For example, each boy and girl was present in the class yesterday. इस सेंटेंस में देखो आपने each और every की बात करी है, each और every and से पहले यूज हुआ है, राइट, और दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो आप, बॉय और गर्ल, तो अगर आप and से दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हो और उनसे पहले each या every का यूज कर रहे हो तो verb used is singular, so that is each boy and girl was present in the class yesterday. Next example देखो, every man and every woman has the right to express his or her view. Every man and से आपने जोड़ा, and से पहले each और every का यूज कर रहे हो, right? तो verb used is singular, so that is every man and every woman has the right to express his or her view. So I guess this rule is clear to you. Now moving to next rule we have, जब भी आप सेंटेंस में as well as, along with, together with, no less than, in addition to and not and with से सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करोगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने यूज किया ईदर और नीदर नॉर में, आप पास वाले सब्जेक्ट को देखोगे, जब आप कंजक्शन एज वेल एज, along with, together with, no less than, in addition to, not और with से सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो तो वर्ब आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे। देख लेते हैं कैसे। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, राम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स आर गोइंग, एज वेल एज से ज्वाइन किया आपने सेंटेंस को। अब एज वेल एज में हमने कहा कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, राम, उसके बाद हमने बात करी उसके 10 दोस्तों के बारे में,
तो यहाँ पर आपकी वर्ब थी प्लूरल। अब आप देखो फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज राम, तो वर्ब तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सो दैट इज राम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स इज गोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। सेकेंड सेंटेंस देखो, टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर गोइंग। अब अलॉन्ग विद से सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हो, सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट्स देखो, द टीचर और द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन द टीचर में तो एक ही टीचर है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो आपका द टीचर है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है तो वर्ब यूज भी क्या होगी, सिंगुलर, दैट इज वाज गोइंग। आई गेस दिस इज क्लियर। ओके, चलते हैं आगे। रूल नंबर 14, when two subjects are joined by not only but also, the verb must agree with the second subject। अब not only but also से जब आप अपने subjects को join करते हो तो verb agree करेगी second subject के according। second subject कैसे, not only the students but also the teachers are playing। एक चीज और याद रखेंगे हम कि जब भी हम not only और but also से sentence बनाएंगे तो आपकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो उसको ठीक रखेंगे। ठीक है, कैसे, देखो नॉट ओनली के बाद हमने यूज़ किया एक सेंटेंस का सब्जेक्ट दैट इज़ द स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने लिखा बट ऑल्सो, उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपना सेंटेंस का अगला सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेसमेंट का ध्यान रखेंगे कि नॉट ओनली के बाद आपका एक सब्जेक्ट जो है वो प्लेस होगा, उसके बाद जब आप बट ऑल्सो लिख रहे हैं उसके बाद आप अपना अगला सब्जेक्ट प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं आप लिखो द स्टूडेंट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो द टीचर, दैट विल बी रॉन्ग। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, तो आप सेंटेंस के सब्जेक्ट्स का ध्यान रखो। और अगर आपने सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा है तो रूल क्या कहता है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे। अब सेकेंड सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीचर, टीचर सिंगुलर है तो दैट इज प्लेइंग। ठीक है, अगर डाउट है बेटा पूछ लो एक बार कमेंट सेक्शन में। सेकेंड सेंटेंस देखो, ही नॉट ओनली कम्स फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग द लर्नर्स। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि आप जो प्लेसमेंट है उसे ठीक रखेंगे। अब इसमें देखो प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने लिखा ही नॉट ओनली कम्स फॉर स्विमिंग, वेयर एज आप इसको ठीक करके देखो कि सेंटेंस की प्लेसमेंट देखो किस लिए आता है वो, फॉर स्विमिंग और फॉर कोचिंग द लर्नर्स। ठीक है, तो मैंने लिखा है नॉट ओनली कम्स, वेयर एज आपको क्या करना है, नॉट ओनली को इसके पास रखो जो आपके सेंटेंस की मेन बात कही गई है, मेन जो आपका फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग द लर्नर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्लेसमेंट, तो इस पर ध्यान देना। किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हें एरर डिटेक्शन में दिखे तो जल्द से पहचान जाना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो जो भी आपके सेंटेंस का मेन जो हिस्सा है, जो मेन सब्जेक्ट कहा गया है, याद रखो कि नॉट ओनली के बाद वो आएगा और फिर बट ऑल्सो के बाद आपका सेकेंड पार्ट आएगा। आगे देखो 15th रूल। 15th रूल कहता है स्कार्सली और हार्डली। अब स्कार्सली और हार्डली आर फॉलोड बाय व्हेन। ठीक है, बहुत बार आपको एरर डिटेक्शन में मिलेगा कि देन लिखा होगा, लेकिन आपको व्हेन का यूज़ करना है। स्कार्सली का पेयर है व्हेन, व्हेन और स्कार्सली पेयर की कंजक्शंस हैं और हार्डली का पेयर है व्हेन। ठीक है, आई हैड स्कार्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। तो इस सेंटेंस को देखो, आई हैड स्कार्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। एक बात याद रखो, नोट कर लो कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जब आप स्कार्सली और हार्डली यूज़ करोगे तो इट विल बी हार्डली प्लस यू विल यूज़ हैड प्लस वर्ब इन दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका गलत है, जैसे हार्डली देन यू विल हैव हैड योर सब्जेक्ट एंड देन द वर्ब in the third form. Hardly had he seen his father when he stopped smoking. So it is hardly had your subject and then the verb in the third form. Second sentence देखो, scarcely had he entered the room when the light came. ठीक है, scarcely had he entered the room when the light came.
अब स्कार्सली यूज़ किया है, उसके बाद आपने यूज़ किया हैड, सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड देन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, और पेयर क्या है इसका, व्हेन। एक तो याद रखो कि सब जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दैट इज स्कार्सली प्लस आप हैड यूज करेंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इनका पेयर क्या है, व्हेन। जैसे आपका फोर्थ सेंटेंस है हार्डली, हैड, हार्डली, उसके बाद हमने कहा कि हैड का यूज होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा और वर्ब किस में आएगी, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और याद रखेंगे कि पेयर क्या है, व्हेन। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगन टू रेन, मतलब अभी वो स्कूल पहुंचा ही है कि बस बारिश शुरू हो गई, ठीक है। इस रूल को मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है याद रखना, हार्डली या स्कार्सली से जब भी सेंटेंस शुरू करोगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। आई गेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल वी हैव इज नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। जैसे हार्डली और स्कार्सली इज फॉलोड बाय व्हेन, वैसे ही नो सूनर का पेयर है देन। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास। नाउ रिमेंबर, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी नोट डाउन कर लो पहले तो। नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन दी थर्ड फॉर्म। या फिर अगर आप डिड का यूज कर रहे हैं तो नो सूनर के बाद नो सूनर सेम, देन यू विल यूज डिड, सब्जेक्ट एंड वर्ब इन दी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास, पेयर क्या था, देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही मैं क्लास, मतलब अभी मैं क्लास में बस एंटर हुई ही थी कि सारे बच्चे खड़े हो गए। अब नो सूनर के साथ हैड के बाद जो आपने डिड का स्ट्रक्चर देखा है वो क्या है, नो सूनर के बाद डिड, सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। No sooner did I see my father than I stopped smoking. So it is no sooner did verb in the first form and pair क्या है, than. No sooner had I reached the station than the train departed. So I guess this is clear कि किस तरह से हम no sooner या hardly और scarcely का जब भी स्ट्रक्चर हमें मिलेगा सेंटेंस का तो वो किस तरह से होगा। तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पेयर याद रखेंगे कि हार्डली का व्हेन है, स्कार्सली का व्हेन है और नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। ओके, द लास्ट रूल ऑफ योर क्लास 4 इज अनलेस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन। अब अनलेस और अंटिल की बात करते हैं। अंटिल तो टाइम एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और अनलेस जो है शर्त के लिए यूज किया जाता है। हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करोगे, क्योंकि नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो और आपको पता है कि दो नेगेटिव्स आप इकट्ठे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो नॉट का यूज आप यहाँ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू डोंट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। अब ध्यान से सेंटेंस देखो, अनलेस क्या है, शर्त के लिए यूज किया जाता है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो अनलेस के साथ मैंने कहा अनलेस खुद ही नेगेटिव वर्ड है, नॉट का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। अनलेस यू लेबर हार्ड, यहाँ से ये डू नॉट हटा दो, अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। क्लियर हो गया होगा। अनलेस यू लेबर हार्ड मतलब एक शर्त रखी गई है, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं कर लोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो अनलेस के साथ आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो अंटिल। अब अंटिल एक्सप्रेस करता है टाइम, उसको शर्त के लिए यूज कर रहे थे, अंटिल टाइम के लिए यूज किया जाता है। इट हैज अ नेगेटिव सेंस और इसके साथ भी नॉट का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं वेट हेयर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, मतलब यहीं पे वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता। अब अंटिल का मतलब खुद ही है कि जब तक मैं नहीं आ जाता, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ भी नॉट का यूज जो है सुपरफ्लुअस है, आप यूज नहीं कर सकते। तो आप कैसे ठीक करेंगे इसे, वेट हेयर
until I return, मतलब यहीं पे रुको जब तक मैं नहीं आ जाता। तो दो सुपरफ्लूअस जो दो नेगेटिव्स है वो इकट्ठे यूज नहीं हो सकते, इस बात का याद रखना। बहुत बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने CGL CHSL या बैंक PO के एग्जाम्स में। सो रिमेंबर कि दो नेगेटिव्स यूज इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल अनलेस और अनटिल के लिए, तो याद रखो दोनों के साथ नॉट का यूज नहीं होता। अनलेस शर्त के लिए यूज किया जाता है, whereas अनटिल टाइम के लिए यूज किया जाता है। कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। And if you find the session interesting, please do share it with your friends and do like and share and subscribe the channel for more such lessons. Thank you so much for watching the class, dear students.